नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। एक तरफ बिहार के सीमांचल में अमित शाह लगातार कैंप कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएफआई के हवाले से आज कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों का पता चल रहा है कि पीएफआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में था। इसके लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है और देश में कैंप चलाए जा रहे हैं। सीमांचल बिहार का वो इलाका है जो असम और बंगाल बॉर्डर से जुड़ा रहा है और रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों, ड्रग्स के तस्करों, आतंकियों के लिए सेफ हेवन माना जाता है। बिहार में मिशन 40 की शुरुआत अमित शाह ने सीमांचल से की है, जो मुस्लिम आबादी के कारण आरजेडी का गढ़ रहा है और अब ओवैसी भी वहां तेजी से पैर जमा रहे हैं। लंबे समय से हो रही घुसपैठ के कारण सीमांचल की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल चुकी है। पिछले कुछ दिनों में यहां मस्जिद और मदरसों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। अमित शाह अब से कुछ देर के बाद किशनगंज में हुंकार भरने वाले हैं। कल उन्होंने पूर्णिया में रैली की थी और कहा था कि मोदी राज में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। इस बयान के कई दूरगामी राजनीतिक असर समझे जा रहे हैं। बीजेपी का एक कोर हिंदू वोटर है। बीजेपी पासमानदा मुसलमानों के बीच पैठ बना रही है। इसके ठीक समानांतर पीएफआई और घुसपैठ के मुद्दों पर बीजेपी की पार्टी लाइन एकदम हार्ड है। आज सीमांचल की राजनीति और उस पर शाह इंपैक्ट पर हम डिबेट करेंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह ने किशनगंज में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में क्या कहा, वो पहले सुनिए। ये जो 75 साल की यात्रा हुई और जो कहते थे कि हम बिखर जाएंगे, उनसे भी ज्यादा मजबूत लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र की जड़ें पाताल से भी गहरी चली गई है। इस देश ने अनेक बार सत्ता परिवर्तन किया, खून का एक कतरा भी नहीं बहा। किसी को चुना, नहीं चुनकर आए वो चले गए, चुनकर आए वो बैठ गए और शासन करने लगे। पूरी दुनिया में हमने मिसाल कायम की। हमने देखे सत्ता परिवर्तन, पूरी नस्ल खत्म होता ही हुई। भारत में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ, खून का एक कतरा भी नहीं बहा। हमने लोकतंत्र की हमारी जड़ों को पाताल से गहरा करने का काम किया। तो आज की डिबेट में हम सवाल पूछेंगे, अब की बार बिहार में बीजेपी को मुसलमानों का साथ मिलेगा? सवाल यह भी कि 2024 में पासमानदा मुसलमान क्या बीजेपी का बेड़ा पार करेंगे? सवाल यह भी कि सीमांचल से बिहार में क्या वोट की सियासत बीजेपी बदल पाएगी? सवाल यह भी कि बीजेपी के मिशन 144 की बिहार से शुरुआत हुई है, और सवाल यह भी कि क्या आरजेडी के एमवाई और जेडीयू के लव कुश पलटेंगे बाजी? इस पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। माधव आनंद, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। शक्ति यादव, प्रवक्ता आरजेडी, आपका भी स्वागत है। और शरफुद्दीन अहमद, वाइस प्रेसिडेंट एसडीपीआई, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। आप बिहार के सीमांचल में कैंप कर रहे हैं और बड़े नेता अमित शाह खुद वहां पर जा रहे हैं और कैंप कर रहे हैं, और किशनगंज में अब से थोड़ी देर बाद एक रैली भी होने वाली है। क्या आप यहां पर इस इलाके में आरजेडी के कोर वोट बैंक में असदुद्दीन ओवैसी जो जिस तरह से पैठ बढ़ा रहे हैं उसमें, और या अगर जेडीयू की बात करें, जेडीयू के वोट बैंक में क्या सेंधमारी की तैयारी है, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, वो वोट बैंक किसी का तो किसी की बपौती तो होती नहीं है। जो भारत राष्ट्र के नागरिक हैं, मतदाता हैं, वो सबके हैं। यह तो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की निकृष्ट राजनीति प्रारंभ हुई। इसलिए जो है फला जात फला की वोट बैंक है, फला पंथ के लोग फला के वोट बैंक है, फला अंचल के लोग फला के वोट बैंक है, फला भाषा के लोग फला के वोट बैंक है। इस तरह का परसेप्शन बना। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजना होती है तो किसी की जात, किसी का पंथ, किसी की भाषा, किसी का गोत्र पूछकर जो है हम किसी भी तरह के गरीब कल्याण की योजना का क्रियान्वयन नहीं करते। हम प्रधानमंत्री आवास योजना में हिंदुओं को भी मकान दे रहे हैं, मुसलमानों को भी दे रहे हैं, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों, जैनों, हर किसी को दे रहे हैं। तो हम जो है किसी को वोट बैंक की बजाय भारतीय जनता पार्टी समग्र भारत की जनता की पार्टी है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दल द्वितीय है, व्यक्ति तृतीय है। लेकिन जिनके लिए जो है कुछ वंश अपने लिए महत्वपूर्ण है, उस वंश की को सत्ता में बचाए रखने के लिए उनको जात की, गोत्र की, प्रांत की, भाषा की राजनीति में उतरना पड़ता है। ये उनको मुबारक है। बिल्कुल।
मैं जाना चाहूंगा जेडीयू प्रवक्ता माधव आनंद जी के पास। माधव जी, आपका भी ये इलाका जो है, इससे बहुत अच्छी मात्रा में आपको भी वोट मिलते रहे। मैं आरजेडी के पास जाऊं, लेकिन पहला सवाल मेरा इससे, सीमांचल में अमित शाह कैंप कर रहे हैं, बीजेपी सीमांचल से मिशन 40 की शुरुआत कर रही है, क्या आपको डरने की जरूरत है? देखिए, आदरणीय अमित शाह जी कहीं भी कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, दौरा कर सकते हैं, देश के गृह मंत्री हैं, किसी को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन बीजेपी की छटपटाहट तो दिखाई पड़ती ही है। यानी आखिर इतनी जल्दबाजी में जैसे क्यों है कि हर जगह कैंपेन करने की आवश्यकता पड़ रही है, और उसका एक ही कारण है कि आज वो बीजेपी सत्ता से बाहर है और एक नया जो है गठबंधन बना, महागठबंधन बना, और महागठबंधन सत्ता में है। अब कल की रैली का आपने देखा पूर्णिया में, मैंने ये रैली का एक एक शब्द जो है आदरणीय अमित शाह जी का मैंने सुना। न जनता में कोई आकर्षण दिखा, न जनता में जैसे विश्वास दिखा बीजेपी के प्रति। तो बीजेपी के बारे में जो हम लोग कहते हैं कि झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, और कितने दिन तक जुमलेबाजी करते रहेंगे, कितने जो है सो गलत तथ्य जो है सो कल पेश करने का काम आदरणीय अमित शाह जी ने किया। कहा पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। अरे भाई, आप विवेक जी आप ही बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने क्या देख लिया कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया? अब देश का गृह मंत्री अब इतना झूठा जैसे यानी विश्वास लोगों को, और ये भी कह रहे हैं कि ताली बजाओ ताली बजाओ। जनता समझ रही है कि पूर्णिया में हवाई अड्डा नहीं बना, और कह रहे हैं कि लोगों में उत्साह नहीं है, ताली बजाओ। तो आप अनुमान लगा सकते हैं बिहार की जनता, देश की जनता, हम सब लोग जान रहे हैं कि बीजेपी क्या चाह रही है, किस दिशा में चाह रही है। और एक तो कहावत है, यानी कांठ की हांडी कितनी बार चूल्हे पे चढ़ेगी। तो एक ही चीज को बार बार झूठ परोस के जनता को कितने दिन बरगलाने का काम करेंगे? आप तो कई बार चढ़ाते हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। हम लोग झूठ बोलने का काम नहीं करते हैं। पूर्णिया में हवाई अड्डा विवेक जी बन गया क्या? थोड़ा आप बता दीजिए, आपका नहीं, वो काट की हांडी वाली कहावत बोली आपने, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। अजय आलोक बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। शरफुद्दीन, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। शक्ति यादव जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा। नहीं, मैं कहना चाहता हूं पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया क्या? वो बात चुनाव की हो रही है, बात चुनाव की हो रही है, वो फैक्ट चेक आप करवा लीजिएगा। लेकिन आपके अजय आलोक बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अजय आलोक, 2024 का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, ये बात तो तय है। लेकिन जो वोट बैंक की राजनीति हो रही है, जिस पर प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे थे कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो कोई एमवाई समीकरण, कोई फला समीकरण, कोई ढिकाना समीकरण, इस आधार पर चलती है। देखिए विवेक जी, ऐसा है कि ये बिहार है और बिहार की जनता बहुत जागृत है। जहां तक वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात रही, तो एक बात तय है कि 16-17% का जो मुस्लिम वोट है वो बिल्कुल एंटी बीजेपी है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। लेकिन 2014-2019 इन दोनों चुनावों में हमने देखा है, शक्ति जी भी बैठे हुए हैं, कि राष्ट्र के नाम पे नरेंद्र मोदी जी को यादवों का भी अच्छा खासा वोट हर लोकसभा क्षेत्र में मिला है और हर वर्ग से वोट मिला है। इस बात को जान रहे हैं। सीमांचल से रैली और सीमांचल से शुरुआत करने की जरूरत सिर्फ सीमांचल को लेके नहीं है। सीमांचल में सिर्फ 4 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन सीमांचल से आवाज पूरे कोशी में जाती है, सीमांचल से आवाज पूरे बंगाल में जाती है, सीमांचल से आवाज पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाती है। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट सीमांचल का बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठिए की जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इन सब तमाम जिलों में, इस पे अमित शाह जी का फोकस बहुत ज्यादा है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार सीए, एनआरसी दोनों को लागू करने का विचार कर रही है, तो उस कारण से भी बिहार का ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। 2024 में वोट बैंक पे लेके राजनीति इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अल्टा पलटा उलट पलट छलांग जो इधर से उधर लग रहे हैं राजनीतिक दलों में जी, वो जनता भी देख रही है, समझ रही है। और दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, 25 तो बाद में आएगा। तो ये मोमेंटम सेट करने की बात होती है, जो हर राजनीतिक दल को अधिकार। ठीक है, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों का सीमांचल में एक बड़ा मुद्दा है। मेरा सवाल ये है कि स्थानीय पार्टियां घुसपैठियों के मुद्दे पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देती हैं, ऐसा क्यों है? शरफुद्दीन अहमद जी, मैं ऐसे सवाल हूं आपसे, लेकिन पहले मैं शक्ति यादव जी से पूछ लेता हूं। शक्ति यादव जी, क्या किशनगंज की अगर बात कर लें या बाकी सीमांचल के जिलों की बात कर लें, वहां पर घुसपैठियों का मुद्दा आपके कोर एजेंडे में क्यों नहीं रहता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी किसकी है। हम किसी आतंकवाद, किसी भी एंटी नेशन एक्टिविटी का समर्थन नहीं करते जी, लेकिन सवाल सामने है कि 8 वर्षों से जिम्मेदारी किनके कंधों पे है? गृह मंत्रालय का।
आप खुद तय करना। आप तो स्वयं मान रहे हैं जी कि हमारे कार्यक्रम फेलुअर हैं। जो आप परसेप्शन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं 2 साल पहले चुनाव के पहले, तो बात तो खुल गई कि आप कहीं ना कहीं इस स्तर पर आप नाकाम हैं। सवाल है कि अमित शाह जी ने सीमांचल में जो भी जोड़ लगाना है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी जोड़ लगाते रहे, ये किसी को इतराज नहीं है। हर कोई एक्सरसाइज करता है, वो भी एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचे हैं। पर बिहार, आप जान लीजिए कि बिहार एक ऐसे राजनीतिक जगह है जहां से कई चीजें अतीत इस बात के दर्शन कराते हैं कि रेखांकित करते रहिए लोकतंत्र के संदर्भ में। और मैं आपको खुले तौर पर कहता हूं कि भले ही हमारे प्रेम शुक्ला जी को ये बात मेरी कड़वी लग जाए, लेकिन यथार्थ सत्य है कि इसका प्रभाव पूरे उत्तर भारत में पड़ेगा और दक्षिण भारत में क्या हालात है बताने की जरूरत नहीं है। एक सवाल सामने है कि निराशा हाथ लगी। अमित शाह जी आए थे सीमांचल के इलाकों में, तो आपने बिहार के संदर्भ में क्या किया? बिहार के बारे में आपने क्या कहा? जो आप ही की रपटे बता रही है कि हम निचले पैदान पे, तो उसके लिए आपने केंद्रीय सपोर्ट क्या किया? तो आप जब इस दिशा में कोई बात नहीं कर सकते हैं, तो क्या महंगाई की लपटे लोग भूल जाएंगे क्या? उसकी तपिश नहीं, ठीक है शक्ति यादव जी, ठीक है, वो महंगाई की एक सेकंड नहीं, सुन लीजिए, मैं आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं एक सवाल, शक्ति जी, मैं थोड़ा आपको वापस लाता हूं। एक सेकंड दीजिए ना, एक सेकंड दीजिए ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, तो क्या आप घुसपैठियों को बाहर निकालने का समर्थन करते हैं, सीए एनआरसी का समर्थन करते हैं? आप कह रहे हैं वो देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आरजेडी इस मुद्दे पर, राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पर देश के साथ है। नहीं, एक बात देखिए, मैंने क्या कहा? हमने कहा छद्म राष्ट्रवाद के हम पोषक नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बात। हमने लगातार कहा है एक बात कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों सनातन धर्मों के लिए खतरा है। लोग माने न माने, आप साथ हैं कि नहीं है? घुसपैठियों को बाहर किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? आप सुन लीजिए, बिहार के सीमांचल एरिया से घुसपैठियों को निकालें कि नहीं निकालें? सीए एनआरसी लाएं कि नहीं लाएं? अरे भाई, घुसपैठियों का जहां तक सवाल है, घुसपैठी अब 17 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर में राज कर रही थी, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में थी। आज इनको 1 महीने में इनको घुसपैठी समझ में आ रहा है। ये कौन सी राजनीति हो रही है भाई? जिसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म है? ठीक है, नहीं, आप 17 साल से लगातार थे, तो आप सवाल पलट रहे हैं। घुसपैठी का सवाल जी, आप सवाल पलट रहे हैं। जो सवाल आप क्रिएट कर रहे हैं, जो सवाल सामने नहीं, क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इसका अमित शाह के दौरे से सवाल यही उठ रहा है, कौन घुसपैठी है? अमित शाह जी का दौरा कोई लकीर नहीं ना है कि आप जो कहते वो सत्य है। 17 वर्षों से पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में थे। समाजवाद के घुसपैठियों का मुद्दा ज्वलन, घुसपैठियों का मुद्दा ज्वलन तो है ना शक्ति यादव जी? शरफुद्दीन अहमद जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास चलेंगे। शरफुद्दीन जी, ये जो वोट बैंक की बात हो रही है, चाहे वो घुसपैठियों की बात हो रही है, एक कोर इश्यूज तो है सीमांचल का। बिल्कुल शरफुद्दीन जी, एक कोर इशू तो है सीमांचल का। और अमित शाह ने एक, मैं बयान कोट करूंगा, उन्होंने कहा कि किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इशारा क्या है? देखिए, ये जो अमित शाह साहब का दौरा है सीमांचल का, वो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट है। इसलिए कि आप अगर नज़र डालें तो जितनी भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज होते हैं वो असेंबली या पार्लियामेंट में, वहाँ बीजेपी इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि मुसलमान वोटों का बंटवारा इतना करा देती है कि वो एक साथ नहीं रह पाते हैं और बीजेपी अक्सर वो सीटें जीत जाती है जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी होती है। दूसरी बात ये कि ये जो अभी आपने कहा कि घुसपैठियों का मसला है, घुसपैठियों का मसला सिर्फ इलेक्शन में नहीं है, पूरी मुल्क के लिए और पूरे वक्त के लिए है। तो अगर इतना बड़ा मसला है तो जब वो सरकार में थे तो उन्हें उस पर कार्रवाई कुछ करना चाहिए थी। अभी जितने दिन तक वो स्टेट की गवर्नमेंट में थे, कभी मुंह नहीं खोलते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये कि वो एनआरसी आसाम पे पूरी तरह से फेल हुए हैं, कि अगर आप नज़र डालें तो कितनी बार उन्होंने स्टैंड बदला। पहले उसे कम्युनल इशू बनाया, बाद में जब 40 लाख लोग रजिस्टर से बाहर हुए और उसमें पाया गया कि वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, आदिवासी भी हैं, उनके पास पेपर्स नहीं थे, तब इन्होंने उस इशू को जहां से अपने को बैक ट्रैक किया और उस इशू पे नहीं रहे कि आसाम में एनआरसी लागू हो। इन्हीं के हाथ में था, इनकी सरकार आसाम में थी, इनकी सरकार सेंट्रल में थी, वहां से अलग हटके फिर ये डाइवर्ट कर रहे हैं। आप कहते हैं कि सीमांचल में अगर कोई घुसपैठ है तो सबसे पहले उसका स्टेट गवर्नमेंट को उसका कोई ब्यौरा देना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सोशल इशू है कि कुछ लोग कहां से आ रहे हैं। अगली बात यह है, सोशल के साथ साथ ये नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है। उसकी हैसियत किसी जी
तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सामने ला के रखना चाहिए ना, वो करती नहीं है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बनाती है। ये पॉलिटिकल इशू अकेला नहीं है, ये सोशल इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। तो जो सरकार में लोग हैं उनको सामने लाना चाहिए। सिर्फ ये बात करने से, इसका एक प्रोपेगेंडा करने से हल होने वाला नहीं है। नहीं, यानी कि आप ये कह रहे हैं शरफुद्दीन जी कि अवैध रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाना चाहिए जो सीमांचल एरिया में अवैध तरीके से घुसा है। जो भी इलीगल इंट्रूडर्स हैं इंडिया में, उनका राइट नहीं है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लैंड ऑफ द लॉ कहता है, उसके जरिए कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल इशू बना के, पॉलिटिकल डिवीजन करके, सिर्फ वोट लेके, क्योंकि मुसलमान जो है वो इस मुल्क में वोट बैंक है, तो हर एक की एक घोड़ पड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं प्रोटेक्शन देंगे, कुछ लोग कहते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो, कुछ लोग कहते हैं डरा के वोट दो, कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों में इतना खौफ पैदा कर दो कि वो हमें वोट दें, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं में इतना खौफ पैदा कर दो कि हमें वोट दें। ये पॉलिटिक्स जो मुल्क में हो रही है, सीमांचल भी उसका एक हिस्सा ही है, उसी का एक छोटी झांकी है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सारे मुल्क में ये हो रहा है। लेकिन ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, ठीक है कि उनका जो आपका सवाल सभी पार्टियों से है। मुझे लग रहा है कि आप आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी सबसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी, पहले आपका, चूंकि आप सेंटर में रूलिंग पार्टी और कई सारे सवाल आपकी तरफ आए हैं कि 8 साल में आपने घुसपैठियों के मामले पर क्या किया। एक बात सिर्फ जी एक जी 10 सेकंड। हाँ, बोलिए पिछली बार भी हमने इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में इंटरवीन किया था और हमारे लीडर पप्पू यादव की क़यादत में हमने एक वहाँ पे संगठन वो भी बनाया था, अलायंस। हमने इलेक्शन लड़ा था। तो हमारे एक अलग इश्यूज हैं, हमारा एक अलग नजरिया है और उसमें तमाम हमारे लाइक माइंडेड लोग जैसे कि चंद्रशेखर आजाद और पप्पू यादव और एसडीपीआई वगैरह शामिल थे। नहीं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो बाकी पार्टियां वो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह कब तक इस्तेमाल करेंगी और हिंदुओं को डराकर कब तक वोट लिया जाएगा। प्रेम शुक्ला जी। जी विवेक जी, मैंने पहले ही कहा, हम तो वोट बैंक की राजनीति में विश्वास ही नहीं रखते हैं। जहां तक दूसरी बात है, घुसपैठियों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब शक्ति यादव जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और रबड़ी जी ने सब काम किया। भाई, पिछले 33 वर्षों में बिहार का शासन किसके पास है? मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रहे, श्रीमती राबड़ी देवी रही, आदरणीय नीतीश कुमार रहे। अब ये तीनों अब आज एक ही जगह बैठकर कह रहे हैं कि बिहार में काम भाजपा ने नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, गृह मंत्रालय का प्रभार नीतीश कुमार के पास है, तो घुसपैठियों को निकालेगा कौन? क्यों नहीं निकाला उन्होंने? लालू प्रसाद यादव जो है मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्रालय उनके पास था। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, गृह मंत्रालय उनके पास था। तो ये किसका काम था भाई? बिहार के विकास का जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री पे नहीं है, सरकार को समर्थन देने वाले और विपक्ष में बैठने वालों की जिम्मेदारी है। ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में बैठकर अच्छा काम नहीं किया, नहीं तो बिहार का विकास हो गया होता। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देकर अच्छा काम नहीं किया, नहीं तो बिहार का विकास हो गया होता। भाई, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री तो हुआ नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार तो कभी आई नहीं। सरकार में बैठे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। तो वहां का अगर बिहार विकसित होता तो उसका श्रेय उनको मिलता। तो अगर बिहार पिछड़ा रह गया, सारे मानकों पर पिछड़ा है, तो दोष किसका है? वो दोष भारतीय जनता पार्टी का है। अरे भाई, जरा सोच समझ कर बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, शक्ति यादव जी, क्या गणित है ये पूछना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, कौन सा गणित बढ़ाते हैं आप लोग? प्रेम जी की बातों पे हंसी भी आती है, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आती कि 17 वर्षों तक सत्ता में आप रहे, तो आपको अगर लग रहा था कि बिहार सर्वांगीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर रहा था, तो फिर विकास पुरुष की संज्ञा किसने दी? नहीं, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री आपका, गृह मंत्रालय आपके पास, फिर बोले हम अलायंस में रहकर भी क्या करें? आप देखिए, एक बात है कि आप निर्वाध तरीके से हमको भी सुनिए, जिससे आप सुन रहे हैं। वो उन्होंने जो सवाल किया वो मैंने बस ट्रांसफर कर दिया। हाँ, मैं उन्हीं सवालों का जवाब दे रहा हूँ, उन्हीं सवालों का जवाब दे रहा हूँ। बिहार बंटवारे के बाद बिहार किसने बांटा? बिहार बंटवारे के पहले बिहार की स्थिति क्या थी? जरा पता कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए, हम किन किन चीजों से जूझे हैं। हमने राष्ट्रीयता की भावना भी अपने जेहन में रखा है। हमने कोयला का उत्पादन हमारे इलाके में होता रहा जब बिहार झारखंड एक था। भाड़ा समारीकरण की नीतियां लागू की गई, हमारे राज्य पर दिया गया, उसके बावजूद भी हमने राष्ट्रीय स्वीकार किया। उसके बावजूद भी हमने अपने सीमित संसाधनों में हमने एक लकीर खींची थी। वो आज भी लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अपने सीमित संसाधन होने का हमारा जो नेशन है क्या, हमारा संघीय व्यवस्था नहीं है क्या? देश के अंदर में वेलफेयर कमिटमेंट नहीं है क्या? हमारे हिस्सा नहीं है क्या?
जब तक बिहार विकसित नहीं होगा देश विकसित हो जाएगा क्या? ये सवाल कहां से पैदा लेता कि आप जिन जिन राज्यों में आप शासन में कोई मॉडल बताइए कि विकसित राज्य की श्रेणी में भाजपा शासित राज्य आ गए, अपराध की श्रेणियों में सबसे अधिक है आप, चाहे यूपी का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ जो आप लाना चाह रहे हैं बिहार के अंदर में, तो बिहार में आपको मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, 40 में से आपको एक अधड़ा भी नसीब होने वाला नहीं है 2024 में। ये बात आप मान लीजिए पूरी तौर पर। आपकी बौखलाहट एका के खिलाफ है। जिस तरह से गृह मंत्री जी ने कल कहा अपने संबोधन में, लोग किसी ने स्वीकार निकाल, लग रहा था कि सर्कस हो रहा है। क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? अभी हमारे साथी ने कहा हवाई अड्डा, ऐसा कोई गृह मंत्री बोल देंगे क्या? लेकिन शक्ति यादव जी, शरफुद्दीन जी ने भी बड़ा अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुसलमानों को बस इस्तेमाल किया बिहार में, कभी डरा कर, कभी कॉर्नर करके, कभी वोट बैंक। वो उनके सवाल हैं, उनके प्रेम शुक्ला के साथ साथ उनके सवालों का जवाब भी दे दीजिए। आर्थिक और सामाजिक, सुन लीजिए, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का एक बार आकलन कर लीजिए उन इलाकों का, जिन इलाकों को पिछड़ेपन के लिए मानव जो तय किए गए, कहां कहां पिछड़ेपन किन किन क्षेत्रों में है, लगातार काम हुए हैं और लगातार कार्य होते जा रहा है। हमारी आपदा और विपदा को भी समझना पड़ेगा उत्तर बिहार का। हम आयात हो जाते, आयात नहीं करते हैं, बल्कि हम बाढ़ के शिकार भी होते हैं। कितना लाख हजारों करोड़ का ध्वस्त होता है। ये इंटरनेशनल मैटर है, इसको पर कोई समस्याओं का हल नहीं हुआ। बिहार बाढ़ की आपदाओं को झेलता है, हम कितनी पूंजी लगाते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त होता है। इस पर एक बात कर लीजिए, हजारों करोड़ रुपया बकाया है भारत सरकार के पास, क्या दिया है बिहार को? का आपको अब ग्रामीण सड़कों में पैसे नहीं मिल रहे, लाखों शिक्षकों का पैसा अभी बकाया, इनका लाखों करोड़ रुपया। लगातार बिहार के साथ सौतेलापन रहने के बाबत भी अगर आप चारागाह मानेंगे, ठीक है शरफुद्दीन जी, 39 सांसद आपको मिला था। वो कह रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं की वजह से सब लोगों पर ध्यान हमारा नहीं है जी। ठीक है, वो कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा आ जाती है इसलिए ध्यान नहीं दे पाते। क्या ये आपके सवालों का जवाब है शरफुद्दीन जी? नहीं, ये हमने ये नहीं कहा कि प्राकृतिक हम ध्यान नहीं, मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं है, मेरा सवाल का जवाब नहीं है क्योंकि जो सेकुलरिज्म के दुहाई पे और बीजेपी को से डरवा के वोट मांगते हैं मुसलमानों के, क्या वो पॉलिटिकल पार्टनरशिप देते हैं, पॉलिटिकल इज्जत देते हैं अपने ही दरमियान के लोगों को? उनकी पार्टनरशिप, वो बिल्कुल एक तरह से फॉलोअर्स हैं, डरा के वोट लेते हैं, वादे पे वोट लेते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है तो उनकी कोई पॉलिटिकल हैसियत उनके लीडर्स की उनके दरमियान नहीं होती, उन्हें की पोस्ट पे नहीं रखा जाता। जब वक्त आता है सिलेक्शन का, तब मुसलमान का कोई भी उसमें चांस नहीं आता। हर पार्टी में ये हाल है। और आप जानते हैं कि अगर मुसलमानों की कोई आबादी है और रिप्रेजेंटेशन ठीक है, तो फिर सरकार में और पार्टी में उनकी क्या पोजीशन है, ये सेकुलर पार्टियों के लिए बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी तो साफ है, वो तो मुसलमानों को अपनी पार्टी में एतबार नहीं करती और उनको वोट भी उतना नहीं मांगती। और अभी एक नया हथकंडा चला रही है कि मुसलमानों में उसी तरह से बंटवारा किया जाए जिस तरह से उसने और दूसरी तबकों में बंटवारा करके पसमानदा बार बार इलेक्शन से पहले कहना शुरू किया है। और उसमें ब्रोकर्स और स्टूजेस मुसलमानों में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ये एजेंडा लेके और इसी नैरेटिव को लेके सब पार्टियों में काम करते हैं। तो बीजेपी का भी पूरा हक है कि वो भी मुसलमानों का वो वन ओवर करने की कोशिश करें, लेकिन सबसे बड़ा फेल्योर उन सेकुलर पार्टीज़ का है जो मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर पाते और इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़े चैंपियन होके ये बातें करते हैं कि इस वजह से फेल हो गया, इस बार फिर वोट दे दो, माधव आनंद जी 5 साल के बाद वही रहता। अब्दुल बारी सिद्दीकी का क्या हाल हुआ? ठीक है, शक्ति यादव जी इसका जवाब माधव आनंद जी से ले लेते हैं, उसके बाद मैं अजय आलोक जी के पास जा रहा हूं। साइडलाइन किया गया। शक्ति यादव जी एक सेकंड। नहीं, कंसर्न चूंकि हमको इन्होंने किया है। नहीं, आप दोनों गवर्नमेंट पे तो आप दोनों है ना। सुनिए जी, नहीं, एक सेकंड। अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी का चर्चा इन्होंने किया। अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी चुनाव हार गए, लगातार बिहार सरकार के मंत्री रहे, लगातार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते रहे, हार जाने के बाद भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में रहे, 15 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे। आप कैसे कहते सम्मान नहीं मिला? आप जो सम्मान की बात आप करना चाहते हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूशन, चाहे मरकज के नाम पर गरीब मुस्लिम महिलाओं के नाम, लड़कों के सवाल पर लगातार उनके साथ मैंने साथ इंसाफ हो रहा है, सब कार्यक्रम के हिस्से मिल रहे हैं, उनको मिल रहा है, लोन भी मिल रहा है, कार्यक्रम भी हर तरह सिलाई कटाई से लेके हर तरह के कार्यक्रम में उनको पार्टिसिपेट किया जा रहा है। जो शक्ति यादव जी कह रहे तथाकथित सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर आप लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं ना। अगर ऐसा होता तो इन 35 सालों में मुसलमानों की पसमानगी का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, माधव आनंद जी से जवाब लेना चाहिए। माधव आनंद जी, मुसलमानों को आप एक व्यक्ति परिभाषित कैसे करते हैं? ठीक है, माधव आनंद जी, मुसलमान इन बातों को जानता है।
कि हमारी बिहार की हिफाजत वर्तमान कहाँ है, सरकार हमारे है, मसाइल बिना कहाँ हल होते किसी हैं, भेदभाव हमारे के, इश्यूज कहाँ हल बिना होते हैं। किसी भेदभाव, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब से ऊपर उठ के पूरे बिहार वासियों की सेवा में लगी हुई है, चाहे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, चाहे कहीं भी किसी भी समुदाय के लोग हों। मुझे नहीं लगता है कहीं भी भेदभाव जैसे हम लोग पार्टी के लेवल पे या सरकार के लेवल पे करने का काम करते हैं। समस्याएं हैं, उस समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। जो सही उन्होंने कहा अहमद साहब ने कि जो मुसलमानों में जो गरीबी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, इन सारी चीजों पे सरकार लगातार काम कर रही है। आपने देखा होगा कि अगर आंकड़ा निकाले, इतना वक्त नहीं है, अगर आंकड़ा निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उसके लिए सरकार कितने इनिशिएटिव लेने का काम किया। मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, मैं केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूं। तो सरकार लगातार प्रयासरत है, प्रयास कर रहा है सरकार उसमें, और निश्चित रूप से हम लोग को सफलता भी मिली है और भी प्रयास करने की आवश्यकता है, चाहे पार्टी के लेवल पे हो या सरकार के लेवल पे हो। ना पार्टी में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन कम किया है और न ही सरकार के लेवल पे। तो हम लोग जो है सो हर लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए जाने जाते हैं, और यही कारण है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता से लगातार प्यार और स्नेह मिल रहा है। और किसी एक समुदाय से नहीं, हम लोग तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाते हैं, समाज के सभी वर्गों से। मैं कह सकता हूं कि 100% किसी समुदाय का नहीं मिलता हो, लेकिन समुदाय के हर समुदाय के लोगों से उनको आशीर्वाद मिल रहा है, और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 में भी मिलेगा और 2025 में भी मिलेगा। लेकिन जब आप लोग सरकार में थे, अलायंस में थे, जेडीयू बीजेपी की सरकार थी, उस समय बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने भी ये सवाल उठाया था और कहा था कि घुसपैठ का इलाका, सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा बहुत बड़ा कोर इशू है। लेकिन आप लोगों ने उस समय भी ध्यान नहीं दिया, उस समय कहा कि सबूत दीजिए हमें। आप उस समय सबूत मांगते थे, आज कहते हैं कि सवाल नहीं उठाता कोई। देखिए, बिहार में सभी समुदाय के लोग बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। यहाँ ना कोई दंगे का समस्या है, ना किसी तरह की समस्या जो है सो हम लोग होने देते हैं। अब जहां तक घुसपैठियों की बात है, ये जब जब चुनाव का वक्त आता है तो घुसपैठियों की बात होने लगती है, चिन्हित करने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। मुझे नहीं लगता है, काफी सेंसिटिव इश्यूज है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में इसकी कोई आवश्यकता। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो बहुत क्लियरली कहा है, यहाँ इस तरह की कोई समस्या ही नहीं है। हम लोग समाज के सभी वर्ग जो है सो बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं घुसपैठ नाम की कोई समस्या नहीं है। माधव आनंद जी, मैं सही सुन रहा हूं? इस तरह की कोई समस्या नहीं मुझे लगती है नजर। बिहार में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। और आपके जो राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय थे, वो कह रहे थे सीमांचल में बड़ी संख्या में घुसपैठ है और मंदिर मठ भूदान की जमीन पर घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं, विदेशी फंडिंग से मदद की जा रही है। अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये आपकी ये आप सरकार में आपका बड़ा बयान है, आप कह रहे हैं घुसपैठिया कोई मुद्दा नहीं है। अजय आलोक जी। देखिए विवेक जी, मैं याद दिला देता हूं माधव जी को। 17 में जब बीजेपी जेडीयू की सरकार बनी थी तो बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को एक लिखित रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें बिहार सरकार ने बहुत कैटेगरिकली मेंशन किया था कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है इन 4 जिलों में, और एसएसबी और बीएसएफ को सतर्क करने की जरूरत है। उस वक्त आरजेडी ने बहुत हंगामा मचाया था कि मिल गए हैं, बीजेपी के साथ मिल गए हैं, तो इसलिए ऐसा रिपोर्ट गई है बिहार सरकार से। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता। घुसपैठ की समस्या खाली बिहार की नहीं है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी भरे हुए हैं, वहां पे भी काम करने की जरूरत है केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार जानती है इस चीज को। सबसे बड़ी बात है कि आप आज की तारीख में जब राजनीतिक अस्थिरता हो, बिहार में 2013 से राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है। 13 से लेके 22, 9 साल में 6 सरकारें बदल चुकी है। जब राजनीतिक अस्थिरता जब किसी प्रदेश में लगातार बनी रहे तो वहां कोई विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि फोकस कहीं और रहता है। फोकस रहता है कि कैसे सरकार बचाई जाए, कैसे सरकार चलाई जाए। आज बिहार में 2022 में प्रदेश, एक व्यक्ति हैं वो प्रदेश को नहीं देख रहे हैं, वो देश को देख रहे हैं। दूसरे व्यक्ति हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड है कि देश देखने के लिए दूसरा व्यक्ति कब चला जाए। तो ये भी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल चल रहा है। तो इस राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में कार्य क्या क्या होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। उम्मीद करता हूं कि प्रदेश आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं अजय आलोक जी। 3 दशक में शक्ति यादव से सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। राजनीतिक स्थिरता नहीं दे पाए आप लोग, 33 सालों की बात बता रहे हो। नहीं, हमें लगता है कि थोड़ा सा हड़बड़ी में उन्होंने बातें कह दी। बिहार में राजनीतिक अस्थिरता है, कोलिनेशन का दौर है, कोलिनेशन गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में, नो डाउट, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। देश में भी कोलिनेशन है, ठीक है। इस बार मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुमत आई है, वो चला रहे हैं। तो कोलिनेशन के दौर में कोलिनेशन गवर्नमेंट होती है। अस्थिरता की बात है, बिना अस्थिरता के सत्ता चलती ही नहीं। सवाल है कि जब सिद्धांत किसी विकास के सामने आ जाए, जब कोई विकास को अवरोधक बन जाए कोई पॉलिटिकल पार्टियां, तो वहां पर कहीं ना कहीं टूट जाता है चीजें। लेकिन इसको यह नहीं मान के चलना चाहिए कि अस्थिरता है।
पूरी तौर पर यहाँ स्थिर स्थिति है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और बिहार के मामले में एक बात मैं पूरे तौर पर कहना चाहता हूँ, बिहार अपने विकास के लक्ष्यों में आगे बढ़ रहा है। ये जो झूठी और हम कोई सब्जबाग दिखाने वाली बात नहीं कर सकते, कोई इनकार नहीं कर, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल पर भी हम एक लकीर खींचा है। हाँ, इन्वेस्टमेंट का जहां सवाल है, इंडस्ट्रीज का क्षेत्र है, तो उसमें लालू प्रसाद जी ने 3 रेलवे के बड़े बड़े कारखाने बिहार को दिया, वह भी आज काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार वर्तमान जो भारत की सरकार है, इस राज्य को बढ़ाने में उसकी जो भूमिका होनी चाहिए वो केंद्रीय हमारा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इस बात को लगातार हम कर रहे हैं। 2015 में स्वयं प्रधानमंत्री ने रमना मैदान में कहा था कि बिहार को विशेष अवसर देंगे, विशेष दर्जा देंगे, बोलियां तक लगाई थी। हम उन चीजों की चर्चा करेंगे, बात दूसरी बन जाएगी, क्योंकि आपके डिबेट के समय यहाँ समय साफ है। लेकिन पूरे बिहार में आपको दिया विश्वास करके 40 से 39 सांसद दिया एनडीए को, लेकिन आपने दिया क्या बिहार को? कुछ नहीं दिया। पूरे ग्रामीण कार्य के पैसे रोक कर आपने रख लिया, प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा आपने रोक कर रख लिया, केंद्रांश को आपने सीधे तौर पर घटा दिया, राज्यांश की बढ़ोतरी हो गई, राज्यों पर वित्तीय बोझ पड़ गए। लेकिन आप जो आकर के गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, तो गृह मंत्री जी से बेरोजगारी और महंगाई की चर्चा को नहीं करना। देश में एक बात मान लीजिए, आप माने न माने, आपकी जो कारण हो, लेकिन एक कहीं न कहीं आज देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और भय का माहौल स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। और भय का जो माहौल कायम है, उससे हर व्यक्ति पीड़ित है। अब माने न माने, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके मैं इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से ले लूंगा। माधव आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। माधव जी। विवेक जी, बस एक मिनट चाहिए मुझे। अजय आलोक जी मेरे से उम्र में भी बड़े हैं और बड़ा उनके पास अनुभव भी है। राजनीतिक अस्थिरता तो किसी भी स्टेट के विकास के लिए बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है आलोक जी, राजनीतिक अस्थिरता बिहार को हमेशा से मिलता रहा है, चाहे लालू जी के टाइम में हो, चाहे नीतीश जी के टाइम में हो। और लगातार गठबंधन जरूर चेंज हुए, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता रहा है, और राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही आज बिहार जो है इस रूप में आपको देखने को और मुझे देखने को मिल रहा है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि जहां तक बिहार एक सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है, और बिहार में सीमित संसाधनों के बावजूद ऐसा नहीं है, जितनी कोशिश होनी चाहिए हर सेक्टर में काम हुए हैं, चाहे जब हम लोग बीजेपी के साथ थे या भी हम लोग जो है आरजेडी के साथ हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो एक विशेष आर्थिक दर्जे की जो बात हम लोग हमेशा करते आए हैं कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में इस पूर्णिया के धरती से उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष आर्थिक पैकेज और स्पेशल अटेंशन की बात कही थी। मैं प्रेम शुक्ला जी और अजय आलोक से बोलना चाहता हूं, अजय आलोक जी को सब याद है क्योंकि मेरे पार्टी में भी रहे हैं वो, क्या उन्होंने नहीं कहा था? लेकिन क्या आदरणीय अमित शाह जी जो हमारे भी गृह मंत्री में बड़ा सम्मान करता हूं, क्या एक शब्द भी बोले? अजय आलोक जी को नहीं पता है कि जितनी चीनी मिलें बिहार में बंद हुई, यही प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था पूर्वी चंपारण के धरती से कि सारे चीनी मिलें जो है वो चालू करवाने का काम करेंगे, और अगली बार जब आएंगे तो यहीं के चीनी मिल से बने हुए चीनी का चाय पीने का काम करेंगे। अजय आलोक जी मुझे बता दें कि माधव जी आप गलत है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं भी पूर्वी चंपारण में गया था, मुझे एक एक शब्द याद है, एक एक कमेंट। अब कोई इस तरह के बयानों से मुकर जाए कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो जनता तो सवाल पूछेगी ना। तो बिहार अपने बल पे जितना कर सकता है, निश्चित रूप से लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। कमियां हैं, मैं नहीं कहता हूं कमियां नहीं हो सकती, कमियां हैं। निश्चित रूप से अगर केंद्र की तरफ से मुझे अगर मदद मिलेगा तो निश्चित रूप से बिहार विकसित बनेगा और तभी भारत विकसित बनेगा। नहीं, ठीक है, आपके तमाम दलीलों को अगर मैं मान भी लूं तो मुझे एक सवाल का आप जवाब दे देगा, आपने बीजेपी के साथ अलायंस क्यों किया? अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहा हूं, लेकिन इस सवाल का छोटा जवाब। दूसरा सवाल यह कि आपने इन तमाम कोर इश्यूज को उठाया, आपने चुनाव लड़ा आरजेडी के साथ, उसके बाद गठबंधन तोड़कर आपने फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाई, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा, फिर आरजेडी के साथ सरकार बनाई। तो अस्थिर कौन है? जेडीयू अस्थिर है, बिहार सरकार अस्थिर है? माधव आनंद जी, हाँ, हम लोग किन कारणों से गठबंधन तोड़े थे? जब हम लोग का आरजेडी के साथ गठबंधन था, किन कारणों से? करप्शन के मुद्दे पे हम लोगों ने गठबंधन तोड़ने का काम किया था, और जिस तरह के आरोप लगे थे, लेकिन वो आरोप साबित नहीं हो पाए, वो गलत आरोप थे। अगर आरोप में तथ्य होता तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी को किसने रोका था? अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को जेल में बंद कर देते। आज तक कुछ नहीं हो पाया। तो सिर्फ आप पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को अगर फंसाने का काम करेंगे तो जनता एक्सेप्ट नहीं करिए। हम लोग को रियलाइज हुआ, आरोप सिद्ध होने तक आप वेट करते, आपने गठबंधन तोड़ लिया, ठीक है। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय आलोक जी, उसके बाद मैं आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी आपके पास। ठीक है, देखिए हम लोग सबको को पता है कि न्यायिक प्रक्रिया जो होती है इस देश में कितनी लंबी होती है। लालू जी पे केस दर्ज हुआ था 1996 में, कन्विक्ट हुए जाके 2013 में, तो 4-5 साल में आरोप साबित नहीं होते हैं। खैर, गठबंधन तोड़ना था, वो आपकी राजनीतिक इच्छा थी, उसके लिए आरोप ये लगाए गए, वैसे लगाए गए, ये बहानेबाजी है। मुझे बस एक बात बताइए तो माधव जी, आप तो इकोनॉमिस्ट भी हैं, अगर राज्य सरकार अपना बजट बनाती है 2,18,000 करोड़ का और हर साल लगातार 3 वर्ष तक
40,000, 60,000 और 72,000 करोड़ सरेंडर करने पड़ते हैं। तो ये किसकी इनएफिशिएंसी है? ये राज्य सरकार की इनएफिशिएंसी है कि केंद्र सरकार की? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पिछले 5 साल में अगर आप केंद्र को नहीं दे पाते हैं तो ये किसकी इनएफिशिएंसी है? राज्य की या केंद्र की? बताइए, आप इकोनॉमिस्ट हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं मानता हूं। आपको पता है कि राज्य सरकार ने अपने बजट का पैसा केंद्र को वापस किया है? नहीं, मैं तो कहता हूं अगर इस तरह की बातें हुई तो सोचनीय बात है कि आखिर पैसे का यूटिलाइज क्यों नहीं हुआ। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जी ठीक है कि मैं पार्टी में हूं तो मैं प्रेम शुक्ला जी, अमित शाह ने एक बयान, अमित शाह जी ने एक बयान दिया। मैं ठीक है एक सवाल मैं प्रेम शुक्ला जी से ले लूं, वक्त सीमित है मेरे पास। बाकी आपने जो सवाल सुने उनका जवाब तो दे ही दीजिएगा, लेकिन आज अमित शाह ने यह भी कहा कि आज केंद्र में ऐसी सरकार है जब किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बिहार के अंदर इस बयान के मायने क्या है? जी देखिए, बिहार में जिस तरह से जो है वहाँ शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, आतंकवादियों को, जिहादियों को, जाति सेनाओं को जिस तरह का नरसंहार पिछले 33 वर्षों में लालू जी की सेना ने कराया, वो सारे लोग भली भांति जानते हैं। अब उस जो रक्त संहार कराने वाला, मुझे बताइए ना, भागलपुर से कपड़ा उद्योग लालू जी के कुकर्मों की वजह से भागा कि नहीं भागा? वहां की चीनी मिलें बंद कराने का कुकर्म किसका था? लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल का था ना। जंगल राज ये नाम नीतीश कुमार जी ने दिया था ना, और नीतीश कुमार जी को पलटू राम ये नाम तेजस्वी यादव ने दिया था ना। तो मुझे कृपा करके बताइए, ये दोनों जो हैं किस मुद्दे पे एक हो गए हैं? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है, जो कन्विक्ट हो गए लालू प्रसाद यादव, वो क्लीन हो गए क्योंकि वो सजा याफ्ता जेल चले गए, अस्पताल पहुंच गए, इसलिए जो है लालू प्रसाद यादव क्लीन हो गए। तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है, यानी कि एक जो पॉलिटिकल डिबेट की शुरुआत है वो अमित शाह के दौरे से हो चुकी है और सीमांचल का दौरा कर रहे हैं अमित शाह, यानी कि बिहार की जो सियासत है और मिशन 40 का जो बीजेपी का नारा है, उससे पॉलिटिकल जो सिचुएशन है बिहार की वो और दिलचस्प देखने को मिलेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त सीमित, माफी चाहूंगा आप सभी को, धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।